माया पंछी का समूह अध्याय 21 सांप की आंख। रविवार सुबह हरमाइनी को 2 फुट ऊंची बर्फ पर चढ़कर हैग्रिड के कैबिन की तरफ जाना था। हैरी और रॉन उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन उनके होमवर्क का पहाड़ इतनी खतरनाक ऊंचाई तक पहुंच चुका था कि वो मन मसोस कर रुक गए। हरमाइनी लंच से ठीक पीछे हैग्रिड के यहाँ से लौट आई। वो थोड़ी कांप रही थी, उसके दुशाले घुटनों तक भीगे हुए थे। मैंने कोशिश की थी, उसने नीरसता से हैरी के पास वाली कुर्सी पर धंसते हुए कहा। उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और जटिल तरीके से लहराकर उसकी नोक से गर्म हवा निकाली। उसने छड़ी की नोक अपने दुशाले की तरफ घुमाई, उन्हें सुखाने लगी। जब मैं वहां पहुंची तो नहीं था। मैं कम से कम आधे घंटे तक दरवाज़ा खटखटाती रही, फिर वो जंगल से निकल कर आया। उसने वहाँ क्या रखा हुआ है, उसने कुछ बताया? नहीं, हरमाइनी ने दुखी होकर कहा। वो कहता है कि वो हमें हैरान करना चाहता है। मैंने उसे अम्बरिज के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। वो यही कहता है कि कोई भी सही दिमाग वाला व्यक्ति शिमेराज के बजाय नॉल्स का अध्ययन नहीं करेगा। ओह, मुझे नहीं लगता उसके पास शिमेरा है। उसने हैरी और रॉन के चेहरों पर दहशत के भाव देखकर आगे जोड़ दिया। लेकिन ऐसा कोशिश की कमी के कारण नहीं है। उसने तो कहा कि उनके अंडे पाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने उससे 1000 बार कहा कि ग्रबली प्लैंक की योजना पर चलना उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो थोड़े अजीब मूड में है। वो अब भी ये बताने को तैयार नहीं है कि चोट कैसे लगी। अगले दिन नाश्ते के वक्त स्टाफ टेबल पर हैग्रिड के लौट आने का सभी विद्यार्थियों ने उत्साह से स्वागत नहीं किया। फ्रेड, जॉर्ज और ली जैसे कुछ विद्यार्थी खुशी से गरजे। बाकी विद्यार्थियों ने पार्वती और लेवेंडर की तरह उदासी से एक दूसरे की तरफ देखकर अपने सिर हिलाए। हैरी जानता था कईयों को प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक के पढ़ाने का तरीका ज़्यादा पसंद था। काफ़ी डर के साथ हैरी, रॉन और हरमाइनी मंगलवार को हैग्रिड की कैबिन की तरफ गए। ठंड से मुकाबला करने के लिए उन्होंने बहुत मोटे कपड़े पहन रखे थे। बहरहाल जब वो बर्फ़ से जूझते हुए हैग्रिड के पास जा रहे थे तो सर्वोच्च प्रशासक नज़र नहीं आ रही थी। हैग्रिड जंगल के किनारे इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर बहुत राहत नहीं मिली। शनिवार को रात को जो चोटें बैगनी थी, अब उनका रंग हरा पीला आ गया था। कुछ घावों से तो अब तक खून निकल रहा था। हैरी को समझ नहीं आया कि हैग्रिड पर किसी ऐसे प्राण भक्षी ने हमला किया था जिसका जहर घावों को भरने नहीं देता। आज हम वहाँ चलेंगे, हैग्रिड ने खुशी से आते हुए विद्यार्थियों को बताया और अपने पीछे के अंधेरे पेड़ों की तरफ सिर हिलाया। वहाँ थोड़े ज़्यादा पेड़ हैं, वैसे भी वो अंधेरा पसंद करते हैं। कौन अंधेरा पसंद करता है? हैरी ने सुना कि मैल्फॉय दहशत में क्रैब और गॉयल से पूछ रहा है। उसने क्या कहा? कौन अंधेरा पसंद करता है? क्या तुमने सुना? हैरी को याद आया, इससे पहले मैल्फॉय सिर्फ एक बार ही जंगल में गया था। उस वक्त भी उसने बहुत ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखाई थी। क्विडिच मैच के बाद जिस भी चीज़ से मैल्फॉय को दिक्कत होती थी, उसके लिए हैरी खुशी खुशी तैयार हो जाता। तैयार हो? हैग्रिड विद्यार्थियों को देखते हुए चहका। ठीक है, अच्छा, तो हम जंगल की यात्रा को तुम लोगों के 5th ईयर के लिए बचा रहे थे। हमें लगा कि हम इन प्राणियों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखने चलें। हमें लगता है हम शायद ब्रिटेन में एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने इन्हें प्रशिक्षित करने में सफलता पाई है। और तुम्हें यकीन है कि वो सचमुच प्रशिक्षित हो गए हैं? मैल्फॉय ने पूछा, जिसकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा दहशत थी। नागशक्ति के विद्यार्थी सहमति में बुदबुदाए। गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों को देखकर लगा जैसे वो भी सोच रहे हैं कि मैल्फॉय की बात में दम है। जाहिर है वो प्रशिक्षित हैं, उसने कहा और एक मरी हुई भैंस को अपने कंधे पर थोड़ी और ऊपर खिसकाया। मैल्फॉय ने पूछा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? अपने काम से काम रखो। अब अगर तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सवाल खत्म हो गए हैं तो हमारे पीछे आओ, हैग्रिड गुस्से में बोला। वो लगभग 10 मिनट तक चलते रहे, फिर ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां आसपास इतने पेड़ थे कि घुप अंधेरा था, जमीन दिख ही नहीं रही थी। ज़्यादातर विद्यार्थी पेड़ों के पीछे से उसकी तरफ आ रहे थे, चारों तरफ घबरा कर देख रहे थे जैसे उन्हें किसी भी पल हमले की उम्मीद हो। हैग्रिड मुड़ा, उसने अपने चेहरे से बाल हटाने के लिए अपना खिचड़ी सिर हिलाया। फिर उसने एक अजीब सी चीख निकाली जो अंधेरे पेड़ों के बीच किसी भयंकर चिड़िया की आवाज़ जैसी लग रही थी। हैग्रिड ने दोबारा वही आवाज़ निकाली। 1 मिनट गुजर गया। हैग्रिड ने जब अपने बाल तीसरी बार हिलाकर अपना विशाल सीना फुलाया तो हैरी ने रॉन को कोहनी मारी। 2 मुड़े हुए पेड़ों के बीच की जगह की तरफ इशारा किया। अंधेरे में 2 सूनी सफ़ेद चमकती आंखें बड़ी हो रही थीं। एक पल बाद ही ड्रैगन जैसा चेहरा, गर्दन और एक बड़े काले पंख वाले घोड़े का कंकाल जैसा शरीर अंधेरे में प्रकट हुआ। इसने विद्यार्थियों को कुछ सेकंड तक देखा। लंबी काली पूंछ
लहराई, फिर सिर झुकाकर नुकीले दांतों से मरी हुई भैंस का गोश्त चीरने लगा। हैरी को बहुत राहत का एहसास हुआ। आखिरी सबूत था कि उसने इन प्राणियों की कल्पना नहीं की थी, वो असल में थे। हैग्रिड भी उनके बारे में जानता था। लेकिन रॉन तो अब भी पेड़ों के बीच चारों तरफ देख रहा था। कुछ पल बाद वो फुसफुसाया, हैग्रिड फिर से आवाज क्यों नहीं लगा रहा? ज्यादातर विद्यार्थियों के चेहरे रॉन की तरह दुविधा और घबराहट में थे। वो अब भी उनसे कुछ फुट दूर खड़े घोड़े की बजाय चारों तरफ देख रहे थे। सिर्फ 2 ही विद्यार्थियों को देखकर लगा जैसे वो देख सकते हों। एक तो नाग शक्ति का दुबला पतला लड़का जो गोयल के ठीक पीछे खड़े होकर उस घोड़े को गोश्त खाते देख रहा था। उसके चेहरे पर भारी वितृष्णा के भाव थे। दूसरा नेविल था, जिसकी आंखें लंबी काली पूंछ को हिलता हुआ देख रही थी। ओह, ये लो, एक और आ गया, हैग्रिड ने गर्व से कहा जब अंधेरे वृक्ष के बीच दूसरा काला घोड़ा प्रकट हो गया। अपने हाथ उठाकर बताओ, उन्हें कौन देख सकता है? हैरी को बहुत खुशी हुई। आखिरकार वो इन घोड़ों का रहस्य समझने वाला है। उसने हाथ उठा लिया। हम जानते हैं तुम उन्हें देख सकोगे हैरी, उसने गंभीरता से कहा। और तुम नेविल? ओह, और माफ करना, मेल्फॉय ने व्यंग्यात्मक आवाज में कहा। लेकिन हमें क्या दिखना चाहिए? जवाब में हैग्रिड ने जमीन पर भैंस के गोश्त की तरफ इशारा किया। सभी विद्यार्थी कुछ सेकंड तक उसकी तरफ घूरते रहे। कई विद्यार्थियों के मुंह से आह निकल गई और पार्वती चीख पड़ी। हैरी समझ गया ऐसा क्यों हुआ होगा। गोश्त के टुकड़े हवा में गायब हो रहे थे। ये कौन कर रहा है? पार्वती ने दहशत भरी आवाज में पूछा। पास वाले पेड़ के पीछे छुप गई। थेस्ट्रॉल्स, हैग्रिड ने गर्व से कहा। हरमाइनी ने धीरे से कहा, ओह, जैसे समझ गई हो, हॉगवर्ट्स में उनका पूरा झुंड है। अब थेस्ट्रॉल्स के बारे में कौन जानता है? लेकिन वो सचमुच अपशकुन होते हैं, पार्वती ने दहशत से कहा। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने मुझे बताया था। नहीं, हैग्रिड ने बीच में मुस्कुराकर बात काटते हुए कहा। ये तो सिर्फ अंधविश्वास है। वो बहुत ही चतुर और उपयोगी होते हैं। जाहिर है इस झुंड को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। इसका उपयोग तो खास तौर पर स्कूल की गाड़ियों को खींचने में होता है। जब डंबलडोर अंतर्ध्यान नहीं होना चाहते तो कभी कभार इन पर बैठकर लंबी यात्रा कर लेते हैं। 2 और आ गए, देखो। 2 और घोड़े चुपचाप पेड़ों के पीछे से आ गए। उनमें से एक पार्वती के करीब से निकला जो कांप गई। ये कहती हुई पेड़ से चिपक गई। मुझे लगता है किसी चीज़ ने मुझे छुआ है। चिंता मत करो, वो चोट नहीं पहुंचाएगा। अब कौन बता सकता है कुछ लोग उन्हें क्यों नहीं देख सकते जबकि बाकी लोग देख सकते हैं? हरमाइनी ने हाथ उठा लिया। उसने कहा सिर्फ वही लोग थेस्ट्रॉल्स को देख सकते हैं जिन्होंने किसी की मौत देखी हो। बिल्कुल सही कहा। गरुड़ द्वार को 10 पॉइंट। अब थेस्ट्रॉल्स। प्रोफेसर अम्ब्रिज आ गई थी। ओह हेलो, हैग्रिड ने मुस्कुराकर कहा जब उसे पता चल गया कि आवाज़ कहाँ से आई है। तुम्हें वो चिट्ठी मिल गई होगी जो मैंने आज सुबह तुम्हारे केबिन में भेजी थी। उनमें मैंने तुम्हें सूचित किया था कि मैं तुम्हारी क्लास का इंस्पेक्शन करूंगी। ओह हाँ, हैग्रिड ने कहा। खुशी हुई आपको ये जगह मिल गई। जैसा आप देख सकती हैं, पता नहीं आप उन्हें देख सकती हैं या नहीं, आज हम थेस्ट्रॉल्स का अध्ययन कर रहे हैं। क्या कहा? प्रोफेसर अम्ब्रिज ने जोर से कहा, अपने कान पर हाथ रख कर तेवरियां चढ़ा ली। हैग्रिड दुविधाग्रस्त दिखने लगा। थेस्ट्रॉल्स, बड़े पंखदार घोड़े? प्रोफेसर अम्ब्रिज ने भौहें उठाकर उसे देखा। अपने क्लिप बोर्ड पर लिखा घटिया इशारों की भाषा का इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे? अल्पकालीन याददाश्त कमजोर लगती है। ड्रेको मेल्फॉय को देखकर लग रहा था जैसे क्रिसमस 1 महीने पहले आ गया हो। दूसरी तरफ हरमाइनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अम्ब्रिज ने हैग्रिड से कहा, क्या तुम्हें पता है जादू मंत्रालय ने थेस्ट्रॉल्स को खतरनाक की श्रेणी में रखा है? हैरी का दिल किसी पत्थर की तरह डूब गया, लेकिन हैग्रिड हंस दिया। थेस्ट्रॉल्स खतरनाक नहीं होते, बिल्कुल ठीक होते हैं। अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो वो उसे थोड़ा बहुत काट सकते हैं। हिंसा के विचार पर खुश होता है। अम्ब्रिज बुदबुदाई और अपने क्लिप बोर्ड पर लिखने लगी। हैग्रिड ने कहा, देखिए, हमारा मतलब है कि अगर आप कुत्ते को परेशान करेंगे तो वो भी आपको काट लेगा, है ना? प्रोफेसर अम्ब्रिज नेविल की तरफ मुड़ी। उन्होंने पूछा, लॉन्ग बॉटम, क्या तुम थेस्ट्रॉल्स को देख सकते हो? नेविल ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने भावहीन आवाज में पूछा, तुमने किसकी मौत देखी थी? नेविल ने कहा, मेरे दादाजी की। और तुम इनके बारे में क्या सोचते हो? नेविल ने घबराकर हैग्रिड की तरफ देखते हुए कहा, देखिए, वो अच्छे होते हैं। विद्यार्थी इतना डरते हैं कि वो ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें डर लग रहा है।
अम्बरिज बुदबुदाई और क्लिप बोर्ड पर लिखने लगी। नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। ठीक है, अम्बरिज ने नेविल का कंधा थपथपाया, प्यार भरे अंदाज से मुस्कुराई, जो हैरी को व्यंग्यात्मक लगा। फिर पहले से ज्यादा मुस्कुराती हुई अपने हरे हैट के नीचे मेढकी जैसी दिखती हुई वो तेजी से उनके बीच से चली गईं। मेलफॉय और पेंसी पार्किंसंस हंसने लगे। हरमाइनी आवेश के मारे कांप रही थी। नेविल दुविधाग्रस्त और परेशान था। दिसंबर आ गया था, इसके साथ ही ज्यादा बर्फ गिरने लगी थी। 5th ईयर के विद्यार्थियों पर होमवर्क का बर्फीला पहाड़ गिर गया था। क्रिसमस के करीब रॉन और हरमाइनी की प्रीफेक्ट की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। उन्हें महल की सजावट की काम की देख रेख के लिए बुलाया गया था। उन्हें 1st ईयर और 2nd ईयर के विद्यार्थियों की निगरानी करनी पड़ती थी, जो भारी ठंड के कारण ब्रेक के दौरान बाहर के बजाय भीतर रह रहे थे। इसके अलावा उन्हें आर्गस फिल्च के साथ शिफ्ट में गलियारों की चौकीदारी भी करनी पड़ती थी, जिससे लगता था कि छुट्टियों में विद्यार्थी लड़कर मनोरंजन करेंगे। वो इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि हरमाइनी ने घरेलू जिन्नों के लिए हैट बुनने भी छोड़ दिए थे और इस बात पर परेशान होने लगी थी कि उसके पास सिर्फ 3 हैट बचे हैं। बेचारे घरेलू जिन्न, मैं जिन्हें आज़ाद नहीं कर पाई, उन्हें क्रिसमस में रुकना पड़ेगा। हैरी का उसे बताने का दिल नहीं हुआ कि उसकी बुनी हुई सारी चीजें डॉबी उठा रहा था। वो अपने जादू का इतिहास के निबंध पर झुक गया। वैसे भी वो क्रिसमस के बारे में सोचना नहीं चाहता था। हॉगवर्ट्स में आने के बाद वो पहली बार यहाँ से दूर छुट्टियां मनाना चाहता था। क्विडिच पर प्रतिबंध लगा था। उसे चिंता थी कि हैग्रिड को प्रोबेशन पर न रख दिया जाए। इस वक्त उसे यहाँ बहुत बुरा लग रहा था। वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में उम्मीद कर रहा था और वो थी डीए की मीटिंग। छुट्टियों में मीटिंग भी नहीं हो पाएगी क्योंकि डीए के ज्यादातर साथी अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। हरमाइनी अपने माता पिता के साथ स्कीइंग करने जा रही थी। इस खबर में रॉन ने बड़ी दिलचस्पी ली, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मगलू पैरों पर लकड़ी के सकरे पटिए बांधकर बर्फीले पहाड़ों से नीचे फिसलते हैं। हैरी कई दिन तक उससे ईर्ष्या करता रहा। आखिरकार हैरी ने रॉन से पूछ लिया कि वो क्रिसमस पर घर कैसे जा रहा है। ये सुनकर रॉन बोला, लेकिन तुम भी तो चल रहे हो, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मम्मी ने मुझे कई हफ्ते पहले चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने तुम्हें भी घर साथ लाने को कहा था। हरमाइनी ने आंखें गोल गोल घुमाई। हैरी का दिल बल्लियों उछलने लगा। वो सोच रहा था कि क्या वो मिसेस वीजली को मना सकता है कि वो त्योहार के वक्त उसे गॉड फादर को भी आमंत्रित कर लें। वैसे वो जानता था डम्बलडोर सीरियस को ग्रिमॉल्ड चौक से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देंगे। इसके अलावा मिसेस वीजली भी सीरियस को बुलाना नहीं चाहेंगी, क्योंकि उन दोनों में अक्सर मतभेद होते रहते थे। सीरियस ने आग में पिछली बार दिखने के बाद हैरी से कोई संपर्क नहीं किया था, लेकिन उसे एक कल्पना पसंद नहीं आई कि सीरियस अपनी माँ के पुराने घर में अकेला रहे और शायद क्रिचर के साथ इकलौता पटाखा खींचे। छुट्टियों के पहले की आखिरी डीए मीटिंग के लिए हैरी आवश्यकता कक्ष में जल्दी आ गया। इस बात के लिए उसने खुद को बधाइयां दी, क्योंकि मशाले रोशन होने पर उसने देखा कि डॉबी ने वहां भी क्रिसमस की सजावट कर दी थी। डॉबी के अलावा कोई और छत से 100 सुनहरे गुब्बारे नहीं लटका सकता था, जिनमें से हर एक पर हैरी की तस्वीर हो और लिखा हो, क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं हैरी। हैरी ने आखिरी गुब्बारे को उतारा ही था कि दरवाजा खुल गया और रूना लवगुड अंदर आ गई। वो हमेशा की तरह खोई खोई थी। हेलो, उसने अस्पष्टता से कहा और बची खुची सजावट को देखा। बहुत अच्छे हैं। क्या तुमने लगाया है? नहीं, ये काम डॉबी नाम के घरेलू जिन्न का है। मिस लटो, लूना ने सपनीली आवाज में कहा, सफेद बोरियों के बड़े झुरमुट की तरफ इशारा किया जो लगभग हैरी के सिर पर रखा था। वो उसके नीचे से कूदकर दूर हट गया। लूना ने बहुत गंभीरता से कहा, बहुत अच्छा किया, इसमें अक्सर नारगल्स भरे रहते हैं। हैरी पूछने से बच गया कि नारगल्स क्या होते हैं, क्योंकि उसी समय एंजेलिना, केटी और एलिसिया आ गई थी। वो हाफ रही थी। एंजेलिना ने कहा, आखिर हमने तुम्हारा विकल्प खोज लिया है। हैरी ने चकराकर पूछा, मेरा विकल्प? तुम्हारा, फ्रेड और जॉर्ज का, हमें खोज ही मिल गई है। हैरी ने पूछा, कौन? केटी ने जवाब दिया, जिनी वीजली। हैरी मुंह खोलकर देखता रहा। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन वो सचमुच बहुत अच्छी है। जाहिर है तुम्हारे जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम तुम्हें नहीं रख सकते। हैरी का मन हुआ वो पलटकर जवाब दे दे। क्या वो एक पल के लिए भी कल्पना कर सकती है कि टीम से निकाले जाने के बारे में हैरी को उससे 100 गुना अफसोस नहीं होगा? उसने अपनी आवाज़ को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए पूछा, और मार्क? एंड्रयू कर्क, एलिसिया ने बिना उत्साह के कहा, और जैक स्लोपर। दोनों ही बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो लोग ट्रायल्स में आए थे उनमें से बाकी बहुत मूर्ख थे। रॉन, हरमाइनी और नेविल के आने से ये निराशाजनक बातचीत खत्म हो गई। 5 मिनट के अंदर कमरा भर गया।
हैरी एंजेलिना की गुस्से और हिकारत भरी नज़रों को देखने से बच गया। ठीक है, उसने उन सभी को व्यवस्थित करते हुए कहा, मैं सोचता हूँ आज शाम को हमें उन सभी चीज़ों को दोहराना चाहिए। हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, जकारियस स्मिथ ने असंतुष्ट फुसफुसाहट से कहा, जो इतनी तेज थी कि पूरे कमरे को सुनाई दे गई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं नहीं आता। फ्रेड ने जोर से कहा, हमें सचमुच अफसोस है कि हैरी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई। हम जोड़ियाँ बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। हम 10 मिनट तक बाधा सम्मोहन का अभ्यास करेंगे, फिर हम कुशन बाहर निकालकर स्तब्धीकरण मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं। आदेश का पालन करते हुए सभी ने जोड़ियाँ बना ली। हैरी हमेशा की तरह नेविल का पार्टनर बन गया। नेविल में इतना सुधार हो चुका था कि वो पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद जब हैरी लगातार 3 बार बेहोश होने के बाद होश में आया तो उसने नेविल से रॉन और हरमाइनी के साथ प्रैक्टिस करने को कहा ताकि वो कमरे के चारों तरफ घूमकर बाकी विद्यार्थियों को देख सके। 10 मिनट तक बाधा सम्मोहन का अभ्यास करने के बाद सारे फर्श पर कुशन फैला दिए गए। स्तब्धीकरण मंत्र का अभ्यास होने लगा। उन सभी को देखते समय हैरी का सीना गर्व से फूल गया। ये सच था कि नेविल ने डीन पर निशाना लगाते समय पद्मा पाटिल को स्तब्ध कर दिया था, पर बड़ी बात थी, सभी ने बहुत कुछ सीख लिया था। उसने उन सब की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी सचमुच अच्छे होते जा रहे हो। जब हम छुट्टियों से लौटेंगे तो कुछ बड़ी चीज़ कर सकते हैं, शायद पितृदेव सम्मोहन भी। रोमांच की बुदबुदाहट होने लगी। हमेशा की तरह विद्यार्थी 2-2, 3-3 करके जाने लगे। खुश महसूस करते हुए हैरी ने रॉन और हरमाइनी के साथ कुशन इकट्ठे किए और करीने से जमा दिए। रॉन और हरमाइनी उसके जाने के पहले चले गए। थोड़ी देर वो रुका रहा क्योंकि चो अब भी वहाँ थी और आशा कर रहा था कि वो भी उसे हैप्पी क्रिसमस कहेगी। नहीं, तुम जाओ। उसने सुना कि चो अपनी सहेली मैरिटा से कह रही है। उसका दिल उछलकर उसके गले में पहुंच गया। वो कुशन के ढेर जमाने का नाटक करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि अब वो अकेले थे और वो उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। उसे एक जोरदार सिसकी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, चो कमरे के बीच में खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो नहीं जानता था वो क्या करे। वो वहाँ चुपचाप खड़ी खड़ी रो रही थी। क्या हुआ? उसने धीरे से कहा। चो ने सिर हिलाया, आस्तीन से आंखें पूछीं। मुझे अफसोस है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अगर वो जानता तो शायद जिंदा होता। हैरी का दिल अपनी सामान्य जगह से नीचे खिसक कर नाभि के आसपास पहुंच गया। उसे पता होना चाहिए था कि वो सेड्रिक के बारे में बात करना चाहती है। उसे ये आता था, वो जादू में निपुण था, वरना वो कभी उस भूल भुलैया के बीच तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर वोल्डेमार्ट किसी को मारना चाहता है तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं रहती। वोल्डेमार्ट का नाम सुनकर चो ने हिचकी ली। वो धीरे से बोली, तुम तो बचपन में ही उससे बच गए थे। हाँ, मुझे उसका कारण नहीं मालूम, किसी और को भी नहीं मालूम, इसलिए इसमें गर्व करने की कोई बात नहीं है। चो ने दोबारा हिचकी ली। हालांकि उसकी आंखें लाल और फूली हुई थीं, इसके बावजूद वो सुंदर दिख रही थी। हैरी दुखी हो गया। उसे सिर्फ हैप्पी क्रिसमस सुनकर बहुत खुशी हुई होती। मैं जानती हूँ तुम्हें ये भयंकर लग रहा होगा। मैं सेड्रिक का जिक्र कर रही हूँ जबकि तुमने उसे मरते देखा था। मुझे लगता है तुम उस बात को भूलना चाहते होगे। हैरी कुछ नहीं बोला। ये बिल्कुल सच था, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होता। तुम सचमुच बहुत अच्छे टीचर हो। मैं कभी किसी को स्तब्ध नहीं कर पाती थी। धन्यवाद, हैरी ने अजीब तरीके से कहा। वो काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। हैरी के मन में प्रबल इच्छा हो रही थी कि वो कमरे से भाग जाए। दूसरी तरफ वो अपने पैर भी नहीं हिला सकता था। मिस लेटो, चो ने धीरे से कहा और उसके सिर के ऊपर छत की तरफ इशारा किया। हाँ, वैसे शायद इसमें नारगल्स भरे होंगे। नारगल्स क्या होते हैं? क्या पता। हैरी का दिमाग स्तब्ध होने लगा। तुम्हें लूनी से पूछना होगा, मेरा मतलब लूना से। चो ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली जो सिसकी और हंसी के बीच की थी। अब वो ज़्यादा करीब आ गई थी। तुम मुझे सचमुच पसंद हो हैरी? वो सोच नहीं सकता था। उसके भीतर सरसराहट का एहसास फैल गया जो उसके हाथ पैर और दिमाग को सुन्न कर रहा था। वो आधे घंटे बाद गरुड़द्वार के हॉल में लौटा। हरमाइनी और रॉन आग के पास वाली अपनी पसंदीदा कुर्सियों पर बैठे थे। हरमाइनी एक बहुत लंबी चिट्ठी लिख रही थी। रॉन आग के पास वाली दरी पर लेटा हुआ था और रूपांतरण के होमवर्क को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। जब हैरी हरमाइनी की बगल वाली कुर्सी में धंस गया तो रॉन ने पूछा, तुम्हें देर कैसे हो गई?
हैरी ने जवाब नहीं दिया। वो सदमे की हालत में था। वो आधा हिस्सा रॉन और हरमाइनी को बताना चाहता था कि अभी क्या क्या हुआ था, लेकिन दूसरा हिस्सा उस रहस्य को अपने साथ कब्र तक ले जाना चाहता था। तुम ठीक तो हो हैरी? हरमाइनी ने अपनी कलम के ऊपर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। हैरी ये नहीं जानता था कि वो उन्हें कैसे बताए। उसे तो ये यकीन नहीं था कि वो उन्हें बताना भी चाहता था। जैसे ही उसने ये फैसला किया कि वो कुछ नहीं बोलेगा, हरमाइनी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। उसने गंभीरता से पूछा, शो के कारण? क्या मीटिंग के बाद उसने तुम्हें घेर लिया? हैरान होते हुए हैरी ने सिर हिला दिया। रॉन हंस पड़ा। रॉन ने नकली गंभीरता से पूछा, तो वो क्या चाहती थी? वो हरमाइनी ने तेजी से पूछा, क्या तुमने उसे चूमा? रॉन इतनी तेजी से उठकर बैठ गया कि उसकी स्याही की दावत दरी पर फैल गई। इसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उसने उत्सुकता से हैरी को घूरा। बताओ ना। हैरी ने रॉन के जिज्ञासा और प्रसन्नता के मिले जुले भाव से हरमाइनी की हल्की त्योरी की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। आह! रॉन अपना मुक्का लहराकर विजयी अंदाज में उछला और इतनी जोर से हंसा कि खिड़की के पास के कई भयभीत दिख रहे सेकेंड ईयर के विद्यार्थी उछल पड़े। हैरी के चेहरे पर अनिच्छा से मुस्कान आ गई। जब उसने रॉन को दरी पर लुढ़कते देखा, हरमाइनी ने रॉन को हिकारत से देखा और फिर अपनी चिट्ठी लिखने लगी। तो रॉन ने आखिर हैरी की तरफ देखते हुए कहा, कैसा लगा? हैरी ने एक पल सोचा। गीला। उसने सच्चाई बता दी। रॉन ने आवाज निकाली, लेकिन ये बताना मुश्किल था कि वो उल्लास का संकेत था या घिन का। हैरी ने भारीपन से कहा, वो रो रही थी। ओह, रॉन ने कहा और अब उसकी मुस्कान थोड़ी कम हो गई। क्या तुम चूमने में इतने बुरे हो? क्या पता, शायद मैं हूँ। जाहिर है तुम नहीं हो, हरमाइनी ने खोई आवाज में कहा। वो चिट्ठी लिखने में मशगूल थी। रॉन ने बहुत तीखी आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इन दिनों चो अपना आधा समय रोने में बिता रही है। वो खाते समय रोती है, बाथरूम में रोती है, हर जगह रोती है। रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वो चूमने से खुश हो जाएगी? हरमाइनी दवात में कलम डुबोते हुए गंभीर आवाज में बोली, रॉन, मैंने तुमसे ज्यादा असंवेदनशील आदमी नहीं देखा। रॉन ने नाराजगी से कहा, ऐसा क्यों? बताओ तो सही, वो क्यों रो रही थी? हैरी ने थोड़ी हताशा से पूछा, हाँ, ऐसा कौन करता है? हरमाइनी ने उन दोनों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर करुणा का भाव था। क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो कि चो इस समय कैसा महसूस कर रही है? देखो, वो सेड्रिक की मौत के कारण दुखी है। इसके अलावा वो दुविधा में होगी, क्योंकि पहले उसे सेड्रिक पसंद था और अब वो हैरी को पसंद करती है। वो अपराधी महसूस कर रही होगी। वो सोच रही होगी कि हैरी को चूमना सेड्रिक की याद का अपमान है। सब आपस में बहुत गुत्थम गुत्था है और दर्दनाक है। इसके अलावा उसे ये भी डर होगा कि चील घात की क्विडिच टीम से उसे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आजकल वो बहुत बुरा खेल रही है। इस बात के अंत में खामोशी छा गई। फिर रॉन बोला, कोई इतनी सारी भावनाएं एक साथ कैसे महसूस कर सकता है? उसका दिमाग फट जाएगा। तुम्हारी भावनाएं चाय की चम्मच में आ जाएंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। हरमाइनी ने अपनी कलम दोबारा उठाते हुए बुरा सा मुंह बनाकर कहा, उसी ने ये सब शुरू किया था। मैं ऐसा कभी नहीं करता। वो तो मेरे पास अचानक आ गई थी, रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। रॉन ने इस विचार पर दहशत में आते हुए कहा, हम तुम्हें दोष नहीं दे रहे हैं, तुम्हें उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना था। हरमाइनी ने चिंता से ऊपर देखते हुए कहा, तुमने अच्छा व्यवहार किया था, है ना? देखो हैरी, मैंने उसकी पीठ थपथपाई थी। हैरी ने कहा। उसे अपना चेहरा गर्म लग रहा था। हरमाइनी ऐसे देख रही थी जैसे बड़ी मुश्किल से हंसी रोक रही हो। क्या तुम मुझसे दोबारा मिलोगे? मिलना ही पड़ेगा, डीए की मीटिंग्स तो होंगी, है ना? हरमाइनी ने धीरता से कहा, मेरा मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो। हैरी कुछ नहीं बोला। हरमाइनी के शब्दों ने भयंकर आशंकाओं का एक नया संसार खोल दिया था। उसने ये कल्पना करने की कोशिश की कि वो चो के साथ कहीं जा रहा है, शायद हॉग्समीड। ओह, हरमाइनी ने एक बार फिर चिट्ठी में खोते हुए कहा, तुम्हें उसे बाहर ले जाने के बहुत से मौके मिलेंगे अगर वो उसे ना ले जाना चाहे। रॉन ने कहा, जो अपने चेहरे पर एक असामान्य चतुर्भाव लाकर हैरी को देख रहा था। मूर्ख मत बनो, हैरी उसे सदियों से पसंद करता है ना हैरी? हैरी ने जवाब नहीं दिया। हाँ, वो चो को सदियों से पसंद करता था। वैसे तुम ये उपन्यास किसे लिख रही हो? रॉन ने हरमाइनी से पूछा और चर्मपत्र के उस हिस्से को पढ़ने की कोशिश की जो फर्श पर घिसट रहा था।
हरमाइनी ने चर्मपत्र फौरन उठा लिया ताकि रॉन उसे ना पढ़ पाए। विक्टर क्रम? और हम किस विक्टर को जानते हैं? रॉन कुछ नहीं बोला, लेकिन असंतुष्ट दिखने लगा। वे लगभग 20 मिनट तक खामोश बैठे रहे। रॉन ने बड़ी अधीरता और बहुत काटापीटी के बाद रूपांतरण का निबंध पूरा किया। हरमाइनी चर्मपत्र के आखिरी सिरे तक लगातार लिखती रही। फिर उसने चर्मपत्र को सावधानी से तह करके सील बंद कर दिया। जोर की जम्हाई लेते हुए हरमाइनी बोली, अच्छा तो गुड नाइट। फिर वो लड़कियों के कमरों की तरफ जाने वाली सीढ़ी की तरफ चल दी। इस क्रम में आखिर क्या नजर आता है? रॉन ने पूछा जब वो और हैरी लड़कों के कमरों की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हैरी ने इस बारे में सोचते हुए कहा, देखो मुझे लगता है उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है ना, और वो अंतर्राष्ट्रीय क्विडिच खिलाड़ी है। हाँ, लेकिन इसके अलावा मेरा मतलब वो अटपटा और मूर्ख है। थोड़ा अटपटा तो है, हैरी ने कहा, जिसके विचार अब भी चो के इर्द गिर्द घूम रहे थे। उन्होंने खामोशी से दुशाले उतार कर पजामे पहने। डीन, सीमस और नेविल पहले ही सो चुके थे। नेविल ने नींद में सूं सूं की। रात में कहीं पर उल्लू के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। हैरी ने सपना देखा कि वो डीए के कमरे में पहुंच गया है। चो उस पर आरोप लगा रही थी कि वो झूठे वादे करके उसे यहाँ लाया था। चो का आरोप था हैरी ने 150 चॉकलेट मेढक कार्ड देने के लालच में उसे यहाँ बुलाया था। हैरी ने विरोध किया। चो चिल्लाने लगी, सेड्रिक ने मुझे ढेर सारे चॉकलेट मेढक कार्ड दिए थे, देखो। उसने अपने दुशालों के भीतर से मुट्ठी भर कार्ड निकाले और हवा में उछाल दिए। फिर वो हरमाइनी में बदल गई, जिसने कहा, देखो हैरी, तुमने उससे वादा किया था, मुझे लगता है यही होगा। तुम उसे इसके बजाय कुछ और दे दो, अपनी फायर बोल्ट दे दो। हैरी विरोध कर रहा था। वो कह रहा था वो चो को अपने फायर बोल्ट नहीं देगा क्योंकि वो अम्बरिज के पास है। वैसे भी पूरा मामला मूर्खतापूर्ण था। वो तो डीए के कमरे में सिर्फ क्रिसमस के कुछ गुब्बारे लगाने आया था जो डॉबी के सिर जैसे थे। सपना बदल गया। उसका शरीर चिकना, सशक्त और लचीला महसूस हो रहा था। वो ठंडे अंधेरे पत्थर पर धातु की चमकती छड़ों के बीच रेंग रहा था। वो फर्श पर पेट के बल रेंग रहा था। वो अपना सिर घुमा रहा था। पहली नज़र में गलियारा खाली था, लेकिन नहीं, एक आदमी आगे फर्श पर बैठा हुआ था। उसकी ठुड्डी उसके सीने पर लटकी हुई थी। उसकी आकृति अंधेरे में चमक रही थी। हैरी ने जीभ बाहर निकाली। वो आदमी ऊँघ रहा था। हैरी का मन हुआ उस आदमी को काट ले, लेकिन उसे अपनी इच्छा पर काबू रखना होगा। लेकिन वो आदमी हिल रहा था। जब वो उछलकर खड़ा हुआ तो उसके पैरों से चांदी जैसे रंग का चोगा हट गया। हैरी को अपने ऊपर उसकी धुंधली आकृति दिखी। उसने देखा बेल्ट से एक छड़ी निकल रही थी। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने फर्श से अपना सिर उठाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार अपने दांत उस आदमी की मांस की गहराई में गड़ा दिए। वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। फिर वो खामोश होकर गिर गया। वो दीवार से टिककर बेहोश हो गया। फर्श पर खून बह रहा था। उसका माथा बुरी तरह दुखने लगा। हैरी, हैरी! उसने अपनी आंखें खोल दी। उसके पूरे शरीर पर बर्फ जैसा पसीना था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके माथे पर गर्म सुर्ख सलाख हो। हैरी! रॉन उसके पास खड़ा था। बहुत डरा हुआ दिख रहा था। हैरी के पलंग के पैताने पर कई आकृतियां थीं। उसने अपना सिर हाथों में दबाया क्योंकि दर्द के मारे वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। वो बीमार है क्या? हमें किसी को बुलाना चाहिए। हैरी, हैरी, तुम्हारे डैडी, हैरी ने हाँफते हुए कहा। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। तुम्हारे डैडी पर हमला हुआ है। तुम्हारे डैडी, उन्हें काट लिया गया है। ये गंभीर है। मैं मदद लेने जा रहा हूँ, वो डरी हुई आवाज में बोला। और हैरी ने सुना कि कोई कमरे के बाहर भाग रहा है। हैरी, दोस्त, रॉन ने अनिश्चितता से कहा। तुम बस अपना देख रहे थे। नहीं, ये महत्वपूर्ण था। रॉन, नहीं, हैरी ने आवेश में कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण था कि रॉन समझ ले कि वो सपना नहीं था। उसे सीमस और डीन के बुदबुदाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। हालांकि वो पसीना पसीना था। उसने एक बार फिर उल्टी की और रॉन तत्काल बचता हुआ पीछे उछल गया। हैरी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नेविल मदद लेने गया है। हैरी ने पलंग से उतरने की कोशिश की, लेकिन रॉन ने उसे वापस धकेल दिया। डीन और सीमस अब तक पास में फुसफुसा रहे थे। हैरी ये नहीं जानता था कि 1 मिनट गुजरा था या 10 मिनट। वो कांपता हुआ बैठा रहा। फिर सीढ़ियों के ऊपर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। उसे नेविल की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यहाँ पर प्रोफेसर मैगोनिकल अपने चौकड़ी वाले ड्रेसिंग गाउन में कमरे में तेजी से आईं। उनकी नाक पर चश्मा थोड़ा तिरछा था। क्या हुआ पॉटर? कहाँ दर्द हो रहा है? उन्हें देखकर उसे इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई थी। उसे इस वक्त माया पंछी के समूह के एक सदस्य की ज़रूरत थी। ऐसा व्यक्ति जो के बारे में बेकार की चिंता ना करे, अनुपयोगी काढ़े ना पिलाए। रॉन के डैडी,
उन पर सांप ने हमला कर दिया है, मामला गंभीर है। तुम्हारा क्या मतलब है? प्रोफेसर मैगोनिकल ने अपनी काली भौं सिकोड़ते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, मैं सोया हुआ था और मैं वहां पहुंच गया। तुम्हारा मतलब है तुमने ये सपने में देखा? नहीं, क्या कोई नहीं समझेगा? ये असली था, ये मनगढ़ंत नहीं है। मिस्टर वीजली फर्श पर सोए हुए थे और उन पर एक बहुत बड़े सांप ने हमला किया है। उनके शरीर से खून बह रहा है, वो गिर गए हैं, किसी को पता लगाना होगा वो कहाँ हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है पॉटर, अपना ड्रेसिंग गाउन पहन लो, हम हेडमास्टर के पास चलते हैं।